Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to latest judgment. In today's lecture, we will discuss the latest judgment in which the Supreme Court take a liberal interpretation. Let's start today's concept. ये आपको एक इमेज नजर आ रही है। इस इमेज में आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ है? ये जो हथौड़ा है इसको आप मान लीजिए ये कानून है, और ये जो दूसरा हाथ में जो ये यहाँ पर अमाउंट ली हुई है इसे आप क्या कह सकते हैं? दहेज कह सकते हैं। ये किसी लड़की के हाथ हो गए। तो इस प्रकार से डोरी के रिगार्डिंग आज वाला हमारा केस है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। केस का नाम है सतवीर सिंह एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई उसको आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के केस का जो मेन नाम है, मेन पर्पस है, आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर डोरी डेथ केसेस। जो डोरी डेथ केसेस थे उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है। वो गाइडलाइंस क्या है उसको भी हम आज वाले केस में, आज वाले इस कंसेप्ट में समझेंगे। तो आज का जो ये जजमेंट है सतवीर सिंह का, इस जजमेंट को 28 मई को प्रोनाउंस किया गया था। इस जजमेंट का मेन फोकस किस चीज पे था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फ्रेज, एक फ्रेज टर्म, फ्रेज का मतलब जो टर्म है सून बिफोर, वो जो सून बिफोर को कैसे यूज किया गया एज अपेयरिंग इन सेक्शन 304B में सून बिफोर टर्म यूज की गई है। इंडियन पेनल कोड को कहता है कि उसको कैन नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन इमीडिएटली बिफोर। इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर नहीं है। मान लीजिए कोई लेडी है, इसने आत्महत्या कर ली है, तो सून बिफोर हर डेथ पहले क्या था, उसके साथ कोई क्रूरल्टी होनी चाहिए, कुछ ऐसी दहेज के लिए कुछ टॉर्चर होना चाहिए। तो ये बात कोर्ट ने कही है कि सून बिफोर का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली बिफोर होगा। द बेंच कंप्राइजिंग सीजीआई एन.वी. रमन्ना, मौजूदा टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना और अनिरुद्ध बोस के जो बेंच थी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टैब्लिश, प्रोसिक्यूशन है जो केस, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दो प्रकार की पार्टीज होती है। प्रोसिक्यूशन मतलब जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी सरकार की तरफ से जो केस लड़ेगा वो प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। मस्ट एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोक्सीमेट लाइवली, प्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से निश्चित, प्रोक्सीमेट नियर बाय, समीप का, लाइव लिंक जीवित उदाहरण होना चाहिए कि क्या जब उसने सुसाइड किया या उसकी जो मौत हुई डोरी डेथ के रिगार्डिंग, तो क्या उससे पहले उसके साथ कभी मानसिक उसको प्रताड़ित किया गया था दहेज के लिए या किसी अदर रीजन से। बिटवीन द डोरी डेथ एंड क्रूरल्टी और हरासमेंट ऑफ डोरी डिमांड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव, कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव के द्वारा क्या किसी प्रकार की क्रूरल्टी की गई थी, ये देखा जाना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 304 है, सेक्शन 304 डज नॉट टेक ए पिजन होल अप्रोच। पिजन होल का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक पिंजरा है, इस पिंजरे में किसी कबूतर को रखा गया है, तो सिर्फ उसका दायरा इतना ही नहीं होगा। जब आप होमिसाइडल, किसी मर्डर के मैटर में, सुसाइड के मैटर में, एक्सीडेंट से अगर कुछ मर्डर हो जाता है तो उसके एक्सीडेंट से जो मौत हो जाती है उसके मैटर में आप पिजन होल अप्रोच थ्योरी को नहीं ले सकते। पिजन होल अप्रोच जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी सालमन के द्वारा। तो पिजन होल अप्रोच जो है आप नहीं लेके चलोगे, ये बात इसमें कही गई कि पिजन होल का मतलब एक फिक्स जो है रूल आप नहीं लेके चलोगे, इसको लिबरल इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसको लिबरली लिया जा सकता है। तो ये बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट अगर हम आगे इसमें पॉइंट देखें तो सेक्शन 304 क्या कहता है उसको देखो। आईपीसी का जो सेक्शन 304 है वो कहता है कि इफ अ वुमन डाइज विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज की बात हो रही है, 7 साल के अंदर मैरिज के, अब उसकी डेथ हो जाती है बाय एनी बर्न, किसी जलने के निशान से, जलने के कारण या बॉडीली इंजरी, सिर पे अगर कोई चोट है, और इट वाज रिवील्ड दैट, और ये सामने आया है कि बिफोर हर मैरिज, मैरिज से पहले से वो एक्सपोज टू क्रूरल्टी और हरासमेंट की, उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा हरासमेंट किया गया था, उसको प्रताड़ना दी गई थी इन कनेक्शन टू डिमांड डोरी, डोरी की डिमांड के लिए, देन द डेथ ऑफ द वुमन विल बी कंसिडर्ड एज ए डोरी डेथ। उस जो डेथ होगी वुमन की उसे माना जाएगा कि वो डोरी डेथ है, तो उसे डोरी डेथ की संज्ञा जो है दी गई है। इसे संज्ञा तो क्या दी गई है, ये प्रोविजन ही है, ये मेंशन्ड है। कहां पर मेंशन्ड है? आईपीसी में। तो इसको किसी प्रकार के चेंज की तो बात ही नहीं है,
तो इस चीज को इसमें कहा गया कि 304 क्या बात करता है, 304 जो है वो ये बात करता है कि जब भी आप किसी भी ऐसी लेडी को देखोगे जिसकी बर्न की वजह से या बॉडीली इंजरी की वजह से उसने सुसाइड किया है या उसकी मौत हुई है डोरी की वजह से, तो वहां पर 304 जो एप्लीकेबल हो जाएगा। उससे अगर हम आगे इस कंसेप्ट को लेके चलें तब हम देख लेते हैं एक और सेक्शन जो इस जजमेंट में यूज किया गया, दैट इज सेक्शन 113B। 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है व्हेन द क्वेश्चन इज, जब एक क्वेश्चन ये मुद्दा उठ के आता है, वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डोरी डेथ, की किसी व्यक्ति ने डोरी डेथ कमिट किया है किसी वुमन पे, और इट इज शोन दैट, और ये बात भी उसमें साफ हो जाती है कि सोन बिफोर हर डेथ, बिल्कुल उसकी मौत से पहले, सच वुमन हैज बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रूरल्टी, उस वुमन के साथ क्रूरल्टी की गई थी, उसके साथ हैरासमेंट किया गया था, तो उस सेंस में वहां पर ये प्रेज्यूम किया जाएगा, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम, कोर्ट ये मान के चलेगी कि उस व्यक्ति ने डोरी डेथ की है, कि मान लीजिए उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, डेथ से पहले उसके साथ क्रूरल्टी की गई थी, तो ये जो है कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन ही है कि कोर्ट को शैल प्रेज्यूम करना पड़ेगा, ये माननी पड़ेगी बात कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने डोरी डेथ कॉज किया है। अब आ जाते हैं हमारे जजमेंट पे। ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये है पार्लियामेंट, ये क्या करता है, ये लॉ मेकर है, ये लॉ मेकर है, ये लॉ बनाते हैं। तो जब 304B को लाया गया उसके पीछे क्या इंटेंशन थी वो देख लेते हैं। तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि द साइनिफिकेंस ऑफ सच लेजिस्लेशन, जो भी कोई कानून बनता है उसके महत्व को समझते हुए अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन वुड डिफीट द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ विच, अगर हम इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्ट्रिक्ट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा गहराई से पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट लेवल पे कि पनिशमेंट के तौर पर इंटरप्रिटेशन करते हैं, therefore it is safe to reduce that, तो ये बात निकल के आती है कि the legislature used the word soon before का मतलब, जब legislation ने यूज किया था उसका मतलब ये नहीं था कि वो does not mean immediately before, कि वो immediately before नहीं है, rather they left is determination, बल्कि जब भी कोई legislation पास होता है तो उनकी क्या इंटेंशन थी वो बाद में कोर्ट्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार के इंटेंशन से वो लॉ बनाया गया था। इस जजमेंट में कोर्ट ने जो थी 12 जो गाइडलाइंस दी थी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले द फैक्टम का मतलब फैक्ट, जो फैक्ट है क्रूरल्टी का और हैरासमेंट का वो डिफरेंट है केस टू केस, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होगा। इवन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्रूरल्टी, क्रूरल्टी का जो दायरा है इज क्वाइट वैरिड, वो भी बदलता रहता है, एज इट कैन रेंज फ्रॉम फिजिकल, ये फिजिकल क्रूरल्टी भी हो सकती है, फिजिकल का मतलब शरीर को चोट पहुंचाकर, वर्बल भी हो सकती है, आप ताने मार रहे हो कि तेरे को बेटा नहीं हो रहा, तेरे को बच्चा नहीं हो रहा, इवन इमोशनल और भावनात्मक भी हो सकता है। तो क्रूरल्टी और जो हैरासमेंट है वो सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है, केस टू केस डिफर करेगी। ये लिस्ट जो है सर्टेनली निश्चित रूप से एग्जॉस्टिव नहीं, एग्जॉस्टिव का मतलब लिमिटेड नहीं है। नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, कोई भी सीधा फार्मूला नहीं है। कैन देयरफॉर बी लेड डाउन, जो डिसाइड किया जा सके बाय दिस कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा, टू डिफाइन, इस बात को परिभाषित करने के लिए कि व्हाट एग्जैक्ट द फ्रेज सुन बिफोर एंटर, की एग्जैक्ट जो उसका मीनिंग क्या निकलेगा सुन बिफोर डेथ का, सुन बिफोर का, वो भी इसमें नहीं निकल गया था। कहने का मतलब है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग रूल होंगे, तो उन अलग अलग रूल के हिसाब से, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अलग अलग डिसीजन दिए जाएंगे। ये बात, ये लाइन जो है व्याख्या कर रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। अब गाइडलाइंस क्या दी गई थी उसको देखते हैं। द फर्स्ट गाइडलाइन इज दैट सेक्शन 304B जो आईपीसी का है उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ये बात माइंड में रखी जानी चाहिए कि लेजिस्लेशन की क्या इंटेंशन थी, कि जब उस लॉ को बनाया गया था तो क्या इच्छा लेकर ये लॉ बनाया गया था। कर्ब द सोशल इविल ऑफ ब्राइड बर्निंग, क्योंकि उस टाइम में ब्राइड बर्निंग, बहुत ज्यादा दुल्हनों को जलाया जाता था डोरी डिमांड के लिए, तो उस दुविधा से निपटने के लिए इस लॉ को लाया गया था। तो कह रहे हैं कि पहले तो इसको लेजिस्लेटिव इंटेंट के हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना होगा। सेकंड पॉइंट ये बात कही कि द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन होगा, यानी कि जहां पर सरकारी वकील केस लड़ता है, तो सरकारी वकील पहले तो ये एस्टेब्लिश करेगा, पहले तो ये फिक्स करेगा
कि क्या उस मैटर में 304B के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो सारे के सारे वहां पर हैं। वंस दीज इंग्रेडिएंट्स आर सेटिस्फाइड, जब ये तथ्य वहां पर प्रूव हो जाते हैं, द रिबटल प्रजम्पशन है जो शैल प्रिज्यूम होती है, वो भी रिबटल प्रजम्पशन है। रिबटल का मतलब सामने वाली पार्टी यहां पर क्या कर सकती है, उसको ऑब्जेक्शन कर सकती है। द रिबटल प्रजम्पशन ऑफ कॉजेलिटी का मतलब क्या कॉज था। प्रोवाइडो ये कहता है कि हालांकि 113B जो दिया हुआ है उसके होने के बावजूद, प्रोवाइडो का मतलब है बावजूद, एविडेंस एक्ट का जो 113B कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, उसके बावजूद भी रिबटल प्रजम्पशन जो है एक्यूज को दिया जाना चाहिए, डिफेंस को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो सोन बिफोर जो टर्म है 304B में, उसे इमीडिएटली बिफोर नहीं माना जाएगा। प्रोसिक्यूशन जो क्या करेगा, पहले प्रोक्सीमेट और लाइव लिंक जो है वो डिसाइड करेगा। ये लाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है सेक्शन 304B आईपीसी डज नॉट टेक अ पिजन होल अप्रोच। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पिजन होल अप्रोच नहीं है कि जब डेथ की बात होती है, यानी होमिसाइडल का मतलब मर्डर हो गया, सुसाइड होगी या किसी एक्सीडेंट से किसी की मौत होती है, तो उस मामले में आप पिजन होल थ्योरी जो है नहीं ले सकते। द रीजन फॉर सच नॉन कैटेगराइजेशन इज, जो कारण है कि इसको कैटेगरी में नहीं डाला गया, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वो इस फैक्ट से डिसाइड होता है कि डेथ ओकर हुई थी अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, की वहां पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं थी, नॉर्मल परिस्थितियां नहीं थी। कैन इन केसेस भी होमिसाइडल, ये होमिसाइडल भी हो सकती है, सुसाइडल भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी हो सकती है। तो ये बातें इसमें कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ड्यू टू द प्रिकेरियस नेचर का मतलब है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं है 304B में, उसको 113B के साथ पढ़ा जाएगा। एविडेंस एक्ट में जजेस, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस वो क्या पूरी तरह से केयरफुल रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इन दोनों में ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया गया है। सॉरी, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये गहरी चिंता का विषय है कि ओफन प्राय ट्रायल कोर्ट्स क्या करते, 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते कैजुअल मैनर में, जबकि उसे भी एक्यूज को अपने डिफेंस के लिए क्वेश्चनिंग करना चाहिए। 313 में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जाती है एक्यूज से डिफेंस के हिसाब से कि उसका डिफेंस पेश करे, तो उसके हिसाब से कैजुअल मैनर में कोर्ट को नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल तरीके से उसे बताना चाहिए कि उसका ये डिफेंस है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट ऑट टू बी नोटेड, ऑट टू बी का मतलब करना चाहिए, ये नोट करना चाहिए कि जो सेक्शन 313 है सीआरपीसी का, उसको सिर्फ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट ना लेके चले, बल्कि फेयरनेस की आप उचित न्याय करने की व्यवस्था में उसको मूलभूत तथ्य उसको मानकर चले, एक उसे अच्छे एविडेंस के तौर पर समझा जाना चाहिए। उसे ऐसा नहीं कि जो 313 है उसको आप पोलाइटली ले लीजिए, उसे नॉर्मल सेंस में ले लीजिए कि हाँ ठीक है एक्यूज से क्वेश्चनिंग कर ली है। 311 में क्या है कि कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी से भी क्वेश्चनिंग कर सकते, किसी को भी विटनेस के लिए बुला सकती है। 313 में क्या होता है कि एक्यूज जो है उस एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या उसने वो गिल्ट किया है या नहीं किया। 315 बात करता है कि कोई एक्यूज जो है खुद आके कोर्ट में कबूल कर लेता है कि हाँ उसने गिल्ट किया है और वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो 313 में जब क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी, एग्जामिन किया जाएगा एक्यूज को, तो उसे ढंग से समझा जाएगा, मैं प्रोसीजरल नहीं माना जाएगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, वो कहता है दिस अफोरसेड प्रोविजन, जो सीआरपीसी के 313 के जो प्रोविजन है वो वैल्यूएबल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर डिपेंड है। कौन सा, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, की दूसरी पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाए। एज इट अनेबल्स द एक्यूज टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, ये क्या करता है, एक्यूज को अनेबल करता है, उसको पावर देता है सोचने की कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे, और उसके जो खिलाफ जो कोई स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट उसकी ना दी जाए। देयरफॉर इसी प्रकार से ये एक ऑब्लिगेशन जो है कोर्ट पर एक ड्यूटी निर्धारित करता है टू क्वेश्चन द एक्यूज, की वो एक्यूज को क्वेश्चन जो है फेयरली सही तरीके से पूछे, विद केयर और क्वेश्चन के साथ, पूरी की पूरी सावधानी के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि द कोर्ट मस्ट पुट इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट को करना चाहिए कि वो ऐसे हालात इंक्रिमिनेट करने के, उसको सजा देने के ऐसे हालात बनाए कि एक्यूज वहां पर मजबूर हो जाए अपना जवाब देने के लिए। एक ड्यूटी जो है एक्यूज के काउंसिल पर भी होनी चाहिए टू प्रिपेयर हिज डिफेंस, की वो अपना इस प्रकार से बचाव करे सिंस द इंसेप्शन ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल शुरू होता है तभी से लेकर,
ड्यू क्वेश्चन, और ये लापरवाही ना करे, पूरा का पूरा सावधानी बरते कि 304 बी जो है 113 बी के साथ रीड होगा और उसको क्या क्या अलग अलग विशेषताएं उसकी हो सकती है उसको भी समझना एक एक्यूज के वकील की ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा सेक्शन 232 सीआरपीसी का है, वो क्या बात कहता है, वो कहता है कि अगर आपने एविडेंस ले लिए प्रोसिक्यूशन के और उसके बाद एग्जामिन भी कर लिया अक्यूज को और आपको लगता है प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद और जज को लगता है कि कोई एविडेंस नहीं बनता, नो एविडेंस कि एक्यूज ने कमिट किया था ऑफेंस, तो जज क्या कर सकता है, उसको एक्विट भी कर सकता है। 232 के तहत अगर ये लगता है कोर्ट को कि यहाँ पर डोरी डेथ का मैटर नहीं बन रहा तो वो उसको एक्विट भी कर सकेगा। सच डिस्क्रिशन मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, ये जो डिस्क्रिशन है, ये जो पावर है, ये ट्रायल कोर्ट के द्वारा यूटिलाइज की जानी चाहिए, संभाली जानी चाहिए एज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बेस्ट एफर्ट, क्योंकि ये उसका बेस्ट एफर्ट, सबसे बढ़िया प्रयासों के लिए एक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं वो कहता है वंस द ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि एक्यूज जो है एक्विटेड हो रहा है 235 के तहत, उसके बाद क्या करेगा, वो हियरिंग फिक्स करेगा कि डिफेंस एविडेंस दिए जाए और एक्यूज को दोबारा से प्रेजेंट किया जा सकता है जब भी उसकी जरूरत रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन द सेम ब्रीथ, और इसी सेंस में अगर समझा जाए तो ट्रायल कोर्ट को नीड टू बैलेंस बनाने की जरूरत है कि वो दूसरी जो कंसिडरेशन है स्पीडी ट्रायल के हिसाब से, जो दूसरी कुछ चीजें हैं उनको वो कंसिडर करे, मान के चले, एज्यूम करके चले। इन दिस रिगार्ड, इसके तहत वी मे क्वेश्चन दैट, हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि द अबव प्रोविजंस शुड नॉट बी अलाउड, ये जो अबव प्रोविजन है ये अलाउड नहीं होने चाहिए टू बी मिसयूज्ड बाय डिले टैक्टिक्स, कि उससे मिसयूज ना हो, किसी प्रकार का देरी करने का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तकरीबन 11 साल निकल चुके थे, तो कहता है डिले टैक्टिक नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द अबव, इसके होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम द अबव, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी जो गाइडलाइंस दी उसके बावजूद कह रहे हैं द प्रिजाइडिंग जज, जो जज जिसकी वहां पर ट्रायल चलाने की ड्यूटी है वो गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, जब भी सेंटेंस दिया जाएगा किसी के ऊपर उचित पनिशमेंट देने से पहले इन सबको कंसीडर करेगा। लास्ट पॉइंट हमारा कहता है अनडाउटली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो क्या है कि डोरी डेथ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हालांकि ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हस्बैंड के, वो भी इनमें एक्टिव रोल निभाते हैं और रेजिडेंस ऑफ डिस्टेंस प्लेस और दूसरे दूर के स्थानों पर रहने वाले रिश्तेदार भी। इन दिस केसेस, इन केसेस में द कोर्ट नीड टू बी कॉशियस, कोर्ट को जो है सावधानी बरतनी होगी इन इट्स अप्रोच, इसकी अप्रोच के अंदर। तो ये तो था हमारा आज का जजमेंट, और किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से आप रिवीजन भी करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।